वफा के रिश्ते। आयशा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? मतीन कैफ ने उसे बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए पूछा। आयशा, डोंट टच मी। मतीन कैफ, तुम मेरे लिए आसमान से तारे भी तोड़ कर ले आओगे न, तब भी मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करूंगी। वह खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए बोली। मतीन, इसलिए ना कि तुम उस मिडिल क्लास अस्कद यार से मोहब्बत करती हो। मतीन ने चुपते हुए लहजे में कहा, मैं किसी से मोहब्बत करूं या न करूं मेरी लाइफ है, तुम्हें इसके बारे में पूछने का कोई हक नहीं है। वह गुर्राते हुए बोली। आयशा, देखो आयशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ मोहब्बत ही काफी नहीं होती, और भी बहुत कुछ होता है। वह सब कुछ अस्कद यार के पास नहीं है। वह ट्यूशन पढ़ा कर यूनिवर्सिटी की फीस और खर्चे पूरे करता है। वह तुम्हारे खर्चे कैसे बर्दाश्त करेगा? तुम ऐशो सुकून की आदी हो, तुम मिडिल क्लास के लोगों के माहौल में नहीं रह सकती। मेरे पास दुनिया जहां की ना सिर्फ हर चीज है, बल्कि मैं तुमसे मोहब्बत भी करता हूँ। मतीन कैफ, तुम अपना यह लेक्चर किसी और को सुनाओ, मैं बातों में आने वालों में से नहीं हूँ। मैंने अस्कद यार के अच्छे नेचर, उसकी अच्छी पर्सनालिटी और उसके अच्छे कैरेक्टर से मोहब्बत की है, उसके स्टेटस या फिर उसकी दौलत देखकर नहीं, और मोहब्बत इन चीजों की मोहताज नहीं होती। आइंदा मुझे समझाने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। वह उसे खबरदार करती हुई वहां से चली आई। मतीन कैफ ने जमीन पर पांव जोर से ठोकर मारी, फिर पार्किंग की तरफ आ गया। क्लासेस छोड़कर वह गाड़ी में बैठकर सड़क पर कुछ देर इधर उधर फिरता रहा, फिर थक हार कर घर चला गया। आयशा, कभी कभी मुझे तुम्हारा साथ एक ख्वाब लगता है, ऐसा ख्वाब जिसकी ताबीर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। अस्कद यार ने पानी में कंकर उछालते हुए कहा। अस्कद, तुम ख्याली दुनिया से बाहर आकर हकीकत की दुनिया में आंख खोलो। तुम्हारा मेरा साथ ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे लिए वह सभी आराम छोड़ सकती हूँ। आयशा, जिन चीजों का लालच देकर मतीन कैफ और मेरे घर वाले मुझे तुमसे दूर करने की कोशिशों में लगे हैं, वह लोग कभी नहीं समझ सकते कि मोहब्बत इन चीजों की मोहताज नहीं होती। वह समझाते हुई बोली, फिर अस्कद यार की तरफ देखा जो खामोशी से सामने पानी में फेंके हुए पत्थर से पैदा होने वाली लहरों को बहुत गौर से देख रहा था। ओह, हम क्या बोरिंग टॉपिक लेकर बैठ गए, चलो कैंटीन चलते हैं। आयशा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा। वह चुपचाप उसके साथ चलने लगा, यूं सलीके से याद आते हो जैसे बारिश हो। वक्फे वक्फे से मतीन कैफ की आवाज पर दोनों ने मुड़कर देखा। यह कहां से आ गया? आयशा ने बुरा सा मुंह बनाया। मैं तुम्हारी जिंदगी में हर जगह नजर आना चाहता हूँ। वह उनके सामने आकर मुस्कुराते हुए बोला। मतीन कैफ, तुम अपनी हद में रहा करो। अस्कद ने दांत पीसते हुए कहा। चलो, इसके मुंह मत लगो। आयशा उसे धकेलते हुए वहां से ले गई। वह नहीं चाहती थी कि यूनिवर्सिटी में उनका तमाशा बने। आयशा मम्मी के पास पहुंची तो फिर क्या सोचा तुमने? मम्मी ने डिनर के वक्त आयशा से पूछा। किस बारे में मम्मी? वह लापरवाही से बोली। वही मतीन कैफ के प्रपोजल के बारे में। उन्होंने कुछ सख्त लहजे में कहा। प्लीज मम्मी, इस टॉपिक को यही खत्म कर दे। मैंने पहले भी आपसे कहा था, आप क्यों इस बात को रोजाना दोहराती है? वह उकताए हुए लहजे में बोली। बेटा, आप रिलैक्स होकर खाना खाएं, हम फिर कभी बात कर लेंगे। डैडी ने बहुत नर्म लहजे में कहा। मम्मी, आपने ही इसे बहुत सर पर चढ़ा रखा है।
इकलौती होने का यह मतलब नहीं है कि यह अस्कद यार जैसे मिडिल क्लास का हाथ थाम ले। वह गुस्से से बोली, डैडी, आप ही इस टॉपिक को लेकर बैठें, सुकून से बात करें या फिर झगड़े। मैं जा रही हूँ, मुझे खाना नहीं खाना। वह उठकर चली गई। मसूद अहमद और साइस्ता बेगम ने दुख से अपनी लाडली बेटी की तरफ देखा, जो इतनी जिद्दी थी कि जिस बात या काम के पीछे पड़ती है वह करके ही छोड़ती है। फिर उन दोनों ने भी खाना नहीं खाया। अस्कद, तुम गांव कब जा रहे हो? आयशा के लहजे में ऐसा कुछ था कि वह चौंक सा गया। क्या बात है आयशा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। अस्कद मतीन कैफ ने जब से प्रपोजल भेजा है, मम्मी डैडी मुझसे रोज पूछते हैं। मैं 1000 बार मना कर चुकी हूँ, लेकिन वह कहते हैं कि मतीन कैफ न सिर्फ हमारी क्लास का है बल्कि उसके डैडी मेरे डैडी के गहरे दोस्त भी हैं, इसलिए मुझे हाँ कह देना चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गांव जाकर अपने माँ बाप और बहनों को ले आओ। आयशा की बात पर वह और परेशान हो गया, लेकिन मुस्कुरा कर बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं इसी हफ्ते जाऊंगा और उन्हें ले आऊंगा। लेकिन तुम्हारे घर वाले? अस्कद, वह मेरी जिम्मेदारी है, तुम बस उनको ले आओ। उसने मुस्कुरा कर उसकी बात काटी। ओके ठीक है। वह कुछ मुतमिन सा हो गया, क्योंकि अभी घर जाकर अम्मा को समझाना था। वह मुंबई इसलिए आया था कि पढ़कर अच्छी जॉब हासिल करेगा और दोनों बहनों की शादी करेगा। यह तो उसने कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ वह आयशा की मोहब्बत में इतना डूब जाएगा कि सब कुछ पीछे छोड़कर उसे आयशा के बारे में ही सोचना पड़ेगा। इस तरह की बातें सोचते हुए वह आयशा के साथ लेक्चर अटेंड करने चले गया। मम्मी, अस्कद गांव जा रहा है, वह अपने घर वालों को साथ लाएगा आपसे बात करने के लिए। आयशा ने साइस्ता बेगम को जानकारी दी। चाय पीते हुए उन्होंने उसकी बात बहुत गौर से सुनी। फिर कुछ सोचते हुए बोली, तुम भी उसके साथ चली जाओ। जी, वह चौंक गई। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? तुम उसे पसंद करती हो, उससे शादी करना चाहती हो, तो शादी से पहले उसका गांव, उसका घर, उसका रहन सहन देख आओ। मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं। उन्होंने बहुत सुकून से जवाब दिया। मम्मी, आप कह तो ठीक रही हैं। अस्कद से बात करती हूँ, हम कुछ दिन यूनिवर्सिटी से ऑफ कर लेते हैं। वैसे भी फाइनल सेमेस्टर होने वाले हैं, लेक्चर्स बहुत कम होते हैं। वह मुस्कुराते हुए बोली, फिर मोबाइल पर अस्कद का नंबर मिलाते हुए वहां से उठ गई। बेगम, हमारी बेटी बहुत खुश लग रही है, ऐसा क्या कह दिया तुमने? मसूद साहब ने आते हुए बेटी को खुश देखकर पूछा। अब हमारी आयशा मतीन कैफ से जरूर शादी करेगी। वह चाय का कप रखते हुए बोली। मैं समझा नहीं। वह कुर्सी पर बैठते हुए बोले। बेगम ने उनके लिए चाय निकालते हुए सारी बात तफसील से बताई। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, वह उसका घर वगैरह देखकर शादी से इनकार कर देंगी? मुझे नहीं लगता। वह चाय का कप पकड़ते हुए बोला, वह मेरी बेटी है, इतना तो उसे मैं जानता हूँ। अगर इनकार नहीं करेगी तो कुछ लम्हों के लिए सोचेगी जरूर। उसकी सोच में हल्की सी दरार ही उसके सिर से मोहब्बत का भूत उतर सकता है। साइस्ता बेगम की बात सुनकर उन्होंने समझते हुए सर हिलाया। आयशा ने जब गांव जाने के लिए कहा तो अस्कद खुशी खुशी राजी हो गया। अच्छा था उसके सामने अम्मा ज्यादा पूछताछ नहीं करेंगी। आयशा बहुत खुश थी। ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि मम्मी डैडी ने खुद उसे इजाजत दी थी। बस में सफर करके आगे के रास्ते गांव में वह बैलगाड़ी से गए। यह सब उसे इतना अच्छा लगा कि वह बच्चों की तरह खुश हो रही थी। उसने जीन्स पहनी हुई थी,
इसलिए गांव के लोग उसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे। वह सब कुछ एंजॉय कर रही थी। फिर वह एक छोटी सी गली जिसमें गंदे संदे बच्चे खेल रहे थे। कच्ची गली में जगह जगह पानी भरा हुआ था, जो न जाने कितने दिनों से भरा पड़ा था। उसमें मच्छरों की भरमार थी। आयशा ने बदबू की भरमार से मुंह मोड़ लिया। असकद सर झुकाए उसके साथ चल रहा था। फिर वह एक कच्चे और छोटे से घर के आगे रुक गए। लकड़ी का टूटा फूटा सा दरवाजा जिस पर टाट का पर्दा लगा हुआ था। असकद ने उसे उठाया। सामने कच्चे मगर साफ सुथरे सहन में मुर्गियां इधर उधर भाग रही थी। सामने छोटा सा बरामदा जिसमें लकड़ी का तख्त बिछा हुआ था, जिस पर पुरानी मगर साफ सुथरी सुर्ख रंग के फूलों वाली चादर बिछी हुई थी। तख्त पर बैठी एक बूढ़ी औरत चश्मा लगाए चावल चुन रही थी। अचानक उन्होंने सामने देखा। शुक्र है असकद मेरा बेटा, मेरा चांद आ गया। कोई खबर भी नहीं दी मेरे बच्चे ने। अरे रजिया, नाजिया, किधर हो? देखो भाई आया है। कमरे से दो लड़की तकरीबन एक सी शक्ल और हम उम्र लग रही थी, कमजोर सी, साफ सुथरे सादा से कपड़े पहने निकली। भैया, असकद से लिपट गई थी। फिर उनकी नजर आयशा पर पड़ी तो वह चौंक गई। यह इतनी खूबसूरत लड़की कौन है? उनकी आंखों में हैरत थी। अम्मा भी हैरान होकर देख रही थी। अम्मा, यह आयशा है, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती है। गांव देखने आई है, कुछ दिन रहेगी, बाकी बातें फिर बताऊंगा। रे मेरा बच्चा, अंदर आकर बैठ, साथ मेहमान है और हमने तुम्हें सहन में ही रोक लिया। अंदर आओ। अम्मा ने बहुत मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा और अंदर ले गई। छोटा सा कमरा जिसमें एक पुरानी कालीन बिछी थी, उस पर प्लास्टिक की कुछ कुर्सियां और मोढ़े पड़े थे। दीवार के साथ छोटा सा बेड लगा था। सामने दीवार के साथ लकड़ी के छोटे से टेबल पर टीवी रखा था। वह एक कुर्सी पर बैठ गई। रजिया, नाजिया, बेटी जाओ, कोई चाय पानी लेकर आओ, फिर खाने का इंतजाम भी करो। अम्मा ने बेटियों से कहा। जी ठीक है अम्मा। वह दोनों बाहर चली गई। बेटी इधर बेड पर आ जाओ, ठीक से बैठ जाओ, सफर की थकान होगी ना। अम्मा ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। वह मुझे फ्रेश होना है। आयशा ने धीमी आवाज में कहा। अम्मा, इन्हें जरा वॉशरूम ले जाएं। असकद ने कहा। बेटा, तुम अपने कपड़े निकाल लो, मैं गुस्लखाने में पानी वगैरह देखकर आती हूँ। वह बाहर निकल गई। तुम आराम से फ्रेश हो जाओ, चाय वगैरह पियो, हम फिर बात करेंगे। असकद यह कहकर बाहर चला गया। उसने एक ठंडी आह भरी और बैग में से कपड़े निकाले। अच्छा हुआ मैंने सादा से कपड़े भी रख लिए, वरना जींस में तो सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई जोकर हूँ। फिर अम्मा आ गई तो वह मुस्कुराकर उनके साथ वॉशरूम चली गई। वॉशरूम था या कोई दरबा, प्लास्टिक के टब में पानी भरा था, कोई शावर वगैरह नहीं था। उफ, मैं कैसे नहाऊंगी? उसे अपने घर का वॉशरूम याद आ गया। अब मजबूरी थी, सफर के वक्त की मिट्टी धूल जमी थी। उसकी नफासत पसंद तबीयत से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वह फ्रेश हुए बगैर पानी भी पी ले। जैसे तैसे वह फ्रेश होकर बाहर निकल आई। उसी कमरे में प्लास्टिक की टेबल पर चाय के साथ बिस्किट, नमकीन, शामी कबाब और चिप्स वगैरह रखे थे। चाय पीकर उसे मानना पड़ा कि ऐसा जायका उसके घर के बावर्ची में भी नहीं है। फिर जब उसने खाना खाया, बिरयानी इतने मजे की थी कि उसका जी चाहा वह उंगलियां चाटती रहे। रजिया, नाजिया इतनी अच्छी थी, उसने ढेरों बातें करना चाही थी, लेकिन अब उसे नींद आ रही थी।
असकद ने महसूस कर लिया। आओ आयशा, मैं तुम्हें अपना छोटा सा घर दिखाऊं, फिर तुम आराम करना। एक कमरे में 2 बेड लगे थे। उनके सेंटर में टेबल पड़ा हुआ था जिस पर कुछ किताबें सलीके से रखी थी। यह रजिया नाजिया का कमरा है। फिर एक कमरे में नीले रंग का कारपेट बिछा हुआ था और सेंटर में बेड लगा हुआ था। दीवार के साथ 2 कुर्सियां रखी थी। दीवार पर बहुत खूबसूरत कुदरती मंजर की तस्वीर लगी थी। यह तुम्हारा कमरा है ना? उसने खुश होकर पूछा। यस, असकद ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर तो मैं यही आराम करूंगी। वह बेड पर बैठते हुए बोली, जब मैं तुम्हारा तो मेरी हर चीज तुम्हारी। उसने आयशा के खिले खिले चेहरे की तरफ देखा। अच्छा अब जाओ, मुझे आराम करने दो, वह शर्माते हुए बोली आयशा। असकद मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। उम्मीद के मुताबिक अम्मा बरामदे में असकद का इंतजार कर रही थी। वह उनके करीब ही बैठ गया। वह जानता था कि अम्मा क्या पूछना चाह रही है, इसलिए उसने साफ साफ बात बता दी। अम्मा कुछ देर बोली, मुझे तुम्हारी खुशी का पूरा ख्याल है। जहाँ रजिया नाजिया मेरी बेटियां हैं, जैसे तैसे मैं मशीन चलाकर, वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर इस घर को चला रही हूँ, ऐसे ही आयशा को भी 2 वक्त का खाना मिल जाएगा। अम्मा के चेहरे पर उम्मीद के बुझे दियों को देखकर असकद के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। उसने दिल में फैसला किया कि वह आयशा से जितनी भी मोहब्बत करता है, लेकिन माँ से वादा किया था वह भी जरूर निभाएगा। गर्मियों के दिन थे। रात खुले सहन में चारपाइयां बिछाई गई। वह रजिया नाजिया से बातें करती रही। दोनों जुड़वा बहनें थी। हाल ही में मैट्रिक किया था। वह भी किसी साथ वाले कस्बे से किया था। उनके गांव में तो 10 क्लास तक स्कूल न था। उससे आगे उन्हें पढ़ने का शौक तो था, लेकिन पढ़ नहीं सकती थी। आयशा को वह इतनी प्यारी लगी, उसने सोचा वह जरूर इन दोनों के लिए कुछ करेगी। फिर अम्मा ने कहा, रात बहुत हो गई है, अब तुम लोग सो जाओ। आयशा की बड़ी मुश्किल से आंख लगी थी कि उसे गर्मी का एहसास हुआ। वह उठकर बैठ गई। लाइट चली गई थी। उसका दम घुटने लगा था। सब आराम से सो रहे थे। फिर उसे मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया। उसका दिल चाहा कि वह ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दे। रात भी पहाड़ जैसी हो गई थी। सारी रात गर्मी में उसने बड़ी तकलीफ से गुजरी। सुबह होते ही उसने सामान पैक किया। असकद, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। वह परेशान हो गया था। बस मुझे जाना है, वह जिद कर रही थी। फिर अम्मी रजिया नाजिया से सरसरी तौर पर मिलकर वह मुंबई चली आई। शाइस्ता बेगम और मसूद साहब को कुछ ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उनकी बेटी थी, वह जानते थे कि किन सुकूनों में पली बढ़ी है, लेकिन उन्हें उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब वह बीमार हो गई। उसे मलेरिया हो गया था। उसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। असकद शर्मिंदा होकर उसकी देखभाल के लिए आता जाता था। जब वह सेहत याब होकर घर आ गई तो शाइस्ता बेगम ने उससे असकद के बारे में पूछा तो वह बोली, शादी तो अब भी मैं उसी से करूंगी, लेकिन वह यही रहेगा मेरे साथ, मैं गांव नहीं जाऊंगी। उन्होंने असकद को बुलाकर सारी बात की। उसे नहीं मानना था, वह नहीं माना। उसने कहा, आयशा मेरे साथ शादी करके मेरे साथ घर पर रहेगी, मेरी माँ और बहनों के साथ। बेटा, आप अपने घर वालों को यहाँ ले आए, हम अपनी बेटी को अलग से मकान देंगे। मसूद साहब ने उसे समझाया। नहीं अंकल, मैं नहीं कर सकता। गरीब आदमी में ईगो बहुत होती है।
मसूद अहमद और साइस्ता बेगम यह बात जानते थे। सब कुछ ठीक हो गया था। आयशा को जब पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। असकद ने ईगो में आकर मुझे ठुकरा दिया। मोहब्बत में तो ईगो नहीं होती। वह बहुत रोई थी और यह बात भूल भी गई थी कि ठुकराया तो उसने है असकद को उसकी गरीबी की वजह से। फाइनल एग्जाम हो गए थे। असकद से उसका मिलना जुलना बंद हो गया था। वह खामोश रहने लगी थी। असकद से उसने कोई गिला शिकवा नहीं किया था, बस खामोशी से जाने कहां चला गया था। आयशा ने सोचा कि वह शादी नहीं करेगी, लेकिन मतीन कैफ की मोहब्बत और दोस्ती ने उसे संभाला तो उसने मम्मी डैडी के सामने सर झुका दिया। मतीन कैफ अच्छा शहर साबित हुआ। वह मुतमईन थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही उसके मम्मी डैडी एक हादसे में इस दुनिया से चले गए। उसके लिए यह सब एक शाख से कम नहीं था, लेकिन मतीन कैफ और उसके घर वालों ने उसे बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया। उसमें माँ बाप की छोड़ी हुई जायदाद, फिर मतीन कैफ का बिजनेस, वह शहर के अमीर तरीन लोगों में थे, फिर खुदा ने उसे एक खूबसूरत सा बेटा भी दिया। वह खुद को खुशकिस्मत समझती थी। असकद यार से उसने मोहब्बत की थी। कभी कभार वह याद बनकर उसके दिल में चुटकियां लेता था, जिसे वह हमेशा भुलाने की कोशिश करती थी। एकदम उसकी हंसती बसती जिंदगी को जैसे किसी की नजर लग गई थी। बिजनेस में दिन ब दिन नुकसान होता जा रहा था। मतीन कैफ ने बहुत कोशिश की, लेकिन बेकार। 2 साल में ही उन्हें अपनी सारी जायदाद से हाथ धोना पड़ा। बैंक से इतना लोन लिया कि वापस न करने पर बैंक ने उनकी सारी जायदाद जब्त कर ली। वह आसमान से जमीन पर आन गिरा। उनका आलीशान मकान भी नीलाम हो गया था। वह किराए के मकान में रहने लगे। उस पल आयशा को असकद का कच्चा मगर हवादार घर अपने घर से ज्यादा अच्छा लगा। अब तो कदम कदम पर उसे असकद की याद आती थी, जिसे उसने और उसके घर वालों ने गरीबी की वजह से ठुकरा दिया था, और आज वह खुद को कोड़ी कोड़ी की मोहताज समझ रही थी। मतीन कैफ ज्यादातर घर से बाहर काम की तलाश में रहता था। घर आता तो ज्यादातर खामोश जुझलाता था। वह भी अब खास काम और जरूरत के लिए ही उससे बात करती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। आयशा ने उसे कहा कि उसे मार्केट से अपनी जरूरत की कुछ चीजें लेनी है। यह बात सुनकर वह भड़क उठा। मैं डाके डालूं क्या? जब तुम्हें पता है कि फजूल खर्ची के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो फिर तुम क्यों तंग करती हो? मतीन, अब जो जरूरत है वह तो पूरी करनी है, और जरूरत पूरी करने के लिए मुझे आपसे ही मांगना है। तुम्हारी वजह से आज मैं आसमान से जमीन पर आ गया हूँ। मनहूस हो, तुमने मुझे भी बर्बाद कर दिया। मैं तो उस दिन को कोसता हूँ जब तुमसे शादी की थी। और भी वह जाने क्या क्या कह रहा था। नन्हे मुन्ने सादिक की आवाज सुनकर वह कमरे में चली गई। सादिक के साथ वह भी खूब रोई। मोहब्बत और रिश्ते ऐसे भी बदलते हैं। सादिक का दूध और बहुत सारी चीजें जो खत्म हो गई थी। वह खुद तो जैसे गुजारा कर लेती, लेकिन सादिक तो बच्चा था, इसलिए उसने सादिक को उठाया, घर में ताला लगाया और अपने जेवरों में से ईयररिंग बेचने के लिए सुनार के पास चली गई। वह सोच रही थी कि वह जॉब करेगी अपने और अपने बच्चे के लिए। जिंदगी तो गुजारनी ही थी, अब जैसे भी गुजारेगी। आशा करती हूँ हमारी यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और लाइक और शेयर भी कर दे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।